नमस्कार, बायजूस आईएएस में आपका स्वागत है और आपका स्वागत है उस साप्ताहिक अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के सर्वेक्षण में, जिसमें हमारा प्रयास रहता है आपका ज्ञानवर्धन करने का, आपका मनोरंजन करने का, उन घटनाओं, मुद्दों को लेकर जो विश्व पटल में घटित हुई हैं, हाल में घटित हुई हैं और शायद इनके कुछ दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। ये वो घटनाएं हैं, ये वो मुद्दे हैं जो प्रभावित करते हैं हमारे राष्ट्रीय हित को, और न केवल हमारे राष्ट्रीय हित के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, बल्कि जो बड़ी शक्तियों के आपसी उभयपक्षीय शक्ति समीकरण है उनको भी परिवर्तित करते हैं, और जो बहुपक्षीय रिश्ते हैं भारत के दूसरे देशों के साथ, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ, उन पर भी अनिवार्यतः इनका प्रभाव पड़ता है। और इस बार जो मुद्दा हम आपके साथ विश्लेषण के लिए लेकर प्रस्तुत हुए हैं, वो एक ऐसा मुद्दा है जिससे लोगों की निगाह कुछ समय से थोड़ा हट सी गई थी, क्योंकि लोगों का ध्यान अटका हुआ था अफगान घटनाक्रम पे, जहां तालिबान नाटकीय ढंग से काबुल पर कब्जा कर रहे थे, अमेरिकी वहां से पलायन कर रहे थे, एक तरह से हार स्वीकार करते हुए, और जो बचा खुचा ध्यान था लोगों का वो उन संकट स्थलों पर जुड़ा हुआ था, जैसे हिंद महासागर में, हिंद प्रशांत क्षेत्र में, जहाँ रस्साकशी चल रही थी अमेरिका और चीन के बीच में सामरिक संबंधों को लेकर, या फिर लोगों का ध्यान जा रहा था यूरोप की तरफ, जहाँ फ्रांस खिन्न था बहुत ऑकस की स्थापना से लेकर, और नाटो में दरार पड़ती नजर आ रही थी। एक घटनाक्रम जो उपेक्षित रह गया वह था चीन की आर्थिक व्यवस्था में एक संकट की सुगबुगाहट। और कुछ अर्थशास्त्रियों का तो ये भी मानना है कि जो बहुत गर्म हो गई थी, बहुत तेज़ी से कृत्रिम रूप से आर्थिक विकास दर बढ़ाई थी चीन ने अपनी, उसके प्रभाव से अब उसकी अर्थव्यवस्था पिघल सी रही है, जिसे अंग्रेजी में मेल्ट डाउन कहते हैं। किस हद तक ये शक जायज़ है, ये आशंकाएं जायज़ हैं, और किस घटना ने इस तरह की सोच को जन्म दिया है, वो सोचना महत्वपूर्ण है। चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो इतनी विराट है, कई खरब डॉलर है, और नंबर 2 की सबसे बड़ी विश्व की अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है। भले ही अमेरिका और उसके बीच आज भी खाई काफ़ी बड़ी है, मगर चीनी नेताओं का यह मानना है, उनकी महत्वाकांक्षा है कि जिस वर्ष निकट भविष्य में कुछ ही दशक बाद जब चीन अपनी क्रांति की 100वीं जयंती मना रहा है, तो वो सबसे बड़ी दुनिया की अर्थव्यवस्था बन चुका होगा, वो दुनिया की सबसे बड़ी सैनिक शक्ति बन चुका होगा, और विश्व में परम शक्ति, चरम शक्ति, कुछ भी आए कहें, अव्वल नंबर की शक्ति वो चीन ही होगा। मगर ये महत्वाकांक्षा तब तक पूरी नहीं हो सकती है जब तक चीन अपनी आर्थिक प्रगति की दर उतनी ही तेज़ बरकरार नहीं रखता है जितना कोविड की चपेट में आने के पहले दुनिया के उसकी आर्थिक विकास दर थी। चीन का दावा तो ये भी है कि उसने सबसे पहले इसमें कामयाबी हासिल की है कि वो कोविड की चपेट से निकला है, और उसने अपनी अर्थव्यवस्था की दर को फिर से हासिल करने की दिशा में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जो आंकड़े चीन जारी करता है उन पर पूरा विश्वास नहीं किया जा सकता है, मगर इस बात को नकारा भी नहीं जा सकता है कि जहां पूरा विश्व पिछले वर्ष में निरंतर ऋणात्मक वृद्धि की दर दर्ज करा रहा था, चीन ने छोटे आंकड़े ही सही मगर सार्थक प्रगति दर धनात्मक दर्ज कराई है। वो 3.5 के आसपास भले ही हो, मगर दूसरों की तुलना में वो फिर भी काफ़ी आगे है। मगर ये मान लें कि ये हो रहा है, तो फिर हमें चीन की अर्थव्यवस्था के बारे में चिंता क्यों होनी चाहिए? अब इसके बारे में जो चिंता का विषय ये है कि कई विद्वानों का ऐसा मानना है कि चीन जिस अर्थव्यवस्था के अनुसार अपना जीवन यापन करता है वो एक विचित्र अर्थव्यवस्था है। वो राज्य द्वारा संचालित पूंजीवाद है, और पूंजीवादी व्यवस्था का तर्क ये है कि वो मांग और आपूर्ति के तर्क के अनुसार, खुले बाजार के अनुसार आचरण करता है। चीन ने अपने कुछ उद्यमियों को ये छूट तो दी थी कि वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों से मुकाबला करने के लिए उसी तरह आचरण करें जैसे बड़े पूंजीपति करते हैं। लोगों का ये भी मानना था कि चीन एक समतल मैदान को उबड़ खाबड़ बना रहा है, क्योंकि वो अपने पूंजीवादियों को, अपने उद्यमियों को पूरा समर्थन राज्य सरकार का, राज्य के संसाधनों का, राज्य के बैंकों का, उसकी सैनिक सामरिक शक्ति का, अनेक कंपनियों के घनिष्ठ नाते सेना के साथ थे। जो वहाँ राष्ट्र के बैंक हैं चीन के, उनका पूरा समर्थन इन पूंजीवादियों को मिलता था, तो उनके लिए उनका राज्य उनके पीछे खड़ा था। और ये पूंजीवादी जब मुकाबला करते थे
खुले बाजार के पश्चिमी पूंजीवादियों का, तो पश्चिमी संसार के पूंजीवादियों का हमेशा ये उलाहना रहता था कि ये चीन का जो राज्य समर्थित पूंजीवाद है वो एक विचित्र चीज़ है। और चीन का दावा ये था कि जब तक हांगकांग उसके नियंत्रण में, सीधे नियंत्रण में नहीं था, कि वो तो एक राज्य दो व्यवस्थाओं के अनुसार आचरण कर रहा है। और डेंग शाओपिंग के दिशा निर्देश में जो उसकी आर्थिक प्रगति तेज हुई थी, उसका बुनियादी कारण यह था कि उसने अपनी राजनीतिक प्रणाली को तो नहीं बदला था, मगर आर्थिक प्रणाली को विशेष आर्थिक क्षेत्रों में बदला था उन उद्देश्यों के अनुकूल, जिससे वो पश्चिमी देशों के करीब या उनके लिए उपयोगी साबित हो सकता था। कोविड की चपेट में जब सारी दुनिया छटपटा रही थी, तब एक बात और सामने आई थी कि चीन के उत्पादन पर कितना निर्भर हो चुका है पूंजीवादी पश्चिमी जगत। चाहे वो एप्पल जैसी कंपनियां हों, चाहे वो दूसरी बड़ी कंप्यूटर कंपनियां हों, प्राण रक्षक औषधियां बनाने वाली कंपनियां हों, टेलीकॉम कंपनियां हों, तो जो चिप होते हैं इनका निर्माण चीन में हो रहा था बड़े पैमाने पर। अनेक ऐसी अमेरिकी कंपनियां थी जिन्होंने अपनी औद्योगिक इकाइयां एप्पल समेत चीन में स्थापित कर दी थी। चीन पर यह आरोप बारंबार लगाया जाता था कि उसने बौद्धिक संपत्ति की तस्करी की है, चोरी की है, उसके उत्पादों की गुणवत्ता उतनी श्रेष्ठ नहीं होती है। मगर कुल मिलाकर चीन से अपने आर्थिक संबंध तोड़ने की स्थिति में कोई नहीं था। जब पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने वाणिज्य युद्ध का ऐलान किया था चीन के खिलाफ, चीन पर आर्थिक निषेध लगाए थे, तब भी न केवल अमेरिकी पूंजीपतियों ने और कुछ यूरोपीय उनके संधि मित्रों ने भी ये कहा था कि चीन में हमने इस कदर निवेश चीनी टेक्नोलॉजी पे कर रखा है कि हम रातों रात पलक झपकते चीन से अपने नाते नहीं तोड़ सकते। और यह बात ट्रंप को भी स्वीकार करनी पड़ी थी कि चीन के साथ उन्होंने जिस मुहावरे का प्रयोग किया था, डिसंगेज करना, अपने संबंधों को अलग करना, विच्छेद करना बहुत आसान नहीं होगा। इसी कारण आज चीन को लगता है कि जब कोई बड़ी चीनी कंपनी संकट में आती है तो उसके जिस तरह भूकंप के झटके दूर तक पहुंचते हैं, ये झटके भी दूर तक महसूस होंगे और अनिवार्यतः उन देशों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेंगे जिनके संबंध चीन के साथ घनिष्ठ हैं। और जो आपूर्ति की एक श्रृंखला होती है, जिसे सप्लाई चेन कहते हैं, वो चीन से जो निकलती है वो यूरोप और अमेरिका तक पहुँचती है, जिसमें व्यवधान पड़ा था कोविड महामारी के कारण, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा, अंतर्राष्ट्रीय वायुयान सेवाएं, अंतर्राष्ट्रीय नाविक सेवाएं सभी एक तरह से बाधित हुई थी। तो सब लोगों को उम्मीद ये थी कि जब चीन की अर्थव्यवस्था फिर से प्रगति पथ पर दौड़ेगी तो उसका लाभ उठाने में कहीं ना कहीं वो समर्थ होंगे और शायद उनको चीन के साथ मुठभेड़ वाले तेवर नहीं अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि चीन भी अपनी अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य के लिए पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। इसी संदर्भ में जो एवरग्रांडे नाम की चीनी कंपनी है, उसका संकटग्रस्त होना तरह तरह की आशंकाओं को जन्म देता है। एवरग्रांडे नाम की जो चीनी कंपनी है, ये चीन की सबसे बड़ी निर्माण कार्यों में व्यस्त कंपनी है, जो बुनियादी संरचनात्मक ढांचे का काम करती है। मगर दुर्भाग्य की बात यह है कि हाल के वर्षों में इतनी तेजी से अपना कामकाज बढ़ाया है कि लगभग 300 अरब अमेरिकी डॉलर का ऋण इसके ऊपर है। और ये ऋण इतना बड़ा है कि ये न केवल मूलधन लौटाने की स्थिति में नहीं है, ये इस ऋण पे जो सूद आ रहा है उसको भी समय से भुगतान करने में असमर्थ है। और ये 300 अरब डॉलर का की जो धनराशि है ये कहीं से जुटा भी नहीं सकती। इसके जो संस्थापक थे उन्होंने अपनी 1-2 अरब डॉलर की संपत्ति का निवेश भी इसमें किया, उन्होंने अपने शेयर भी बेचे, उन बैंकों को बेचे जिनके कर्ज में ये कंपनी दबी हुई है। अब ये एक और चिंता का विषय है कि इस कंपनी का आकार इतना बड़ा है कि लगभग 14-15 लाख रिहायशी इकाइयों के निर्माण में ये चीन में जुटी थी। और उन ग्राहकों से जो उन करीब 15 लाख घरों में जाने वाले थे, इसने पेशगी पैसा भी वसूल कर लिया था। और इसने कुछ जो इस तरह के निर्माण कार्यों में जुटी जालसाज जाल फरेबी कंपनियां होती हैं, उन्हीं की तरह आचरण किया, जिसे अंग्रेजी में पोंजी कहते हैं। कि पोंजी नाम के जो एक ठग थे इटाली मूल के, जिन्होंने 1920 में इस तरह की पिरामिड योजनाएं चलाई थी कि आप ग्राहकों से पेशगी पैसा लें, उन्हें ये भरोसा दिलाएं कि उनको उनके निवेश पर बहुत ऊंचा ब्याज मिलेगा या उनको तत्काल संपत्ति मिलेगी जो बहुत तेजी से जिसकी कीमत बढ़ेगी, और उस पैसे को उनके निर्माण कार्य में न लगाकर वो अपने धंधे को आगे बढ़ाने में, निरंतर विस्तार करने में लगा देते थे। तो एक न एक दिन जब तक
भोले भाले लोगों का पैसा उसको मिलता रहता था, निवेशक उसमें कंपनी में पैसा लगाते थे, तब तक तो कंपनी निरापद थी। मगर जैसे ही कहीं उसके काम में कोई रुकावट आती थी, उसको मिलने वाले पैसे की रकम कम होती थी, तो एकाएक ये ताश का महल भरभरा कर गिरने की स्थिति में पहुंच जाता था। लगभग यही स्थिति आज एवरग्रांडे की है। अब एवरग्रांडे को जिन बैंकों ने बहुत बड़ा ऋण दिया था, वो आज तकाजा कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि ये अपनी संपत्ति बेचे, परिसंपत्ति बेचे, जो कुछ धन से मिल रहा है सबसे पहले वो बैंकों का ऋण चुकाए, उनको सूद चुकाने में कोई कोताही न बरते। मगर तब उन निवेशकों का क्या होगा जिन्होंने घर के लिए पैसे दिए थे, जिन्होंने अपनी जमा पूंजी बची हुई, जिनमें कुछ इस कंपनी के सैकड़ों हजारों कर्मचारी भी हैं, जिनसे कहा गया था कि यदि वो चाहते हैं कि उनका भविष्य निरापद रहे तो अपनी जमा पूंजी या अपने रिश्तेदारों से ऋण लेकर या बैंकों से ऋण लेकर निवेश करें इस कंपनी में। मगर आज कंपनी इस स्थिति में नहीं है कि अपने इन कर्मचारियों के ऋणों का भी भुगतान कर सके या उनकी सूद चुका सके या जिन ग्राहकों से पैसा लिया है उन्हें घर दे सके। इनमें से कुछ कर्मचारी धरने पर बैठ गए हैं कंपनी के मुख्यालय में। अब देखिए इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। भले ही इस कंपनी का सारा कामकाज चीन में ही सीमित था, बहुत थोड़ा काम बाहर था, मगर जो लोग इस कंपनी से जुड़े हैं उनकी संख्या 15 लाख तो वो हैं जिन्होंने घर खरीदे हैं। उस घर में, हर घर में रहने वाले परिवार में 3-4 व्यक्ति अगर आप माने तो 60 लाख व्यक्ति तो यहाँ निकल गए। फिर कर्मचारियों के ऊपर जो निर्भर उनके परिवार हैं उनकी संख्या आप जोड़ दें, और जिन बैंकों की देनदारी इस कंपनी के ऊपर है, उन कंपनियों की जो एसेट से नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं, ऐसी परिसंपत्तियाँ जो बिल्कुल बेकार हो चुकी हैं, जिनका कोई मूल्य ही नहीं है, ये इस तरह की घटना सिर्फ एक बैंक के साथ नहीं है जिसमें अपने शेयर इस कंपनी ने बेचे हैं। तो अब तक लोगों के मन में ये भरोसा था कि इतनी बड़ी कंपनी तो कोई डूब ही नहीं सकती। अगर यदि वो डूबने की स्थिति में आएगी तो चीनी सरकार अपनी मानहानि से बचने के लिए, कंपनी को डूबने से बचने के लिए उसमें पूंजी का निवेश करेगी। मगर हाल के दिनों में शी ने इस बात की घोषणा स्पष्ट कर दी है कि वो इस तरह की कृत्रिम आर्थिक विकास की दर को स्वीकार नहीं करेंगे। वास्तविक विकास की दर होनी चाहिए। वास्तविक विकास की दर से उनका अभिप्राय है कि लोग अपने खान पान पे खर्च करें, उपभोक्ता सामग्री पे खर्च करें, उनका जीवन यापन का स्तर बढ़े, और न केवल ये एक कागजी वृद्धि उनको देखने को मिले कि इस कंपनी ने इतना विस्तार कर दिया है, इतनी जगह इसका पूंजी का निवेश है, दुनिया की बड़ी कंपनियों में इसका शुमार होता है, आदि आदि। जो भी बड़ा उद्योगपति इस तरह से आगे बढ़ता है उस पर अंकुश लगाने का काम शी की सरकार करती रही है, जिसका एक और उदाहरण अलीबाबा कंपनी थी, जिसके संस्थापक जैक मा दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते थे और कई तरह के कारोबार में, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर, संचार से लेकर सामरिक उत्पादन तक वो उनके पांव उनके पसारे हुए थे। मगर जब उन पर भी अंकुश लगाया गया तो कुछ दिन के लिए वो बिल्कुल गुप्त लुप्त हो गए। वो परोपकारी समझे जाते थे, वो चीन में पूंजीवाद के ध्वजधारक समझे जाते थे। मगर तब ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई थी कि पूंजीवादी कितना ही बड़ा अमीर क्यों न हो, उसकी तुलना पश्चिमी पूंजीवादी उद्यमी से नहीं की जा सकती। अंततः उसके ऊपर अंकुश चीनी सरकार का लगना ही है। एक चीज़ संक्षेप में इसके साथ जोड़ने की ज़रूरत और है कि आज भले ही एवरग्रांडे एक ऐसी कंपनी है जिसका कामकाज चीन तक सीमित है, मगर अनेक चीनी कंपनियां निर्माण कार्य में ऐसी जुटी हैं जो वन बेल्ट वन रोड के साथ दूसरे देशों में फैली हुई हैं। उन कंपनियों को भी चीनी सरकार से मदद मिलती रही है। उन सबके कामकाज में भी गुणवत्ता में खोट निकाली गई है। कहीं ना कहीं ये कहा गया है कि उन कंपनियों को खुशहाल रखने के लिए कुछ ऐसे सौदे पटाए गए हैं जिन्होंने जो सहयोगी देश हैं उनको उधार के बोझ से दबा दिया है। तो यदि इस तरह का कोई पिघलना, कोई दिवालियापन एक कंपनी दूसरी कंपनी में होता है, उसका प्रभाव अन्यत्र पड़े बिना नहीं रह सकता है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि यदि थोड़ा भी राजनीतिक असंतोष होता है, थोड़ी भी सामाजिक उथल पुथल होती है, तो आज का चीन आज से 3 दशक 4 दशक पुराना चीन नहीं है। तो क्या उसका प्रभाव राजनीति पर पड़ेगा, उस पर किस तरह नियंत्रण शी की सरकार लगाएगी। कुछ मौके ऐसे आने वाले हैं निकट भविष्य में ही, जब ओलंपिक का आयोजन चीन करने जा रहा है, जब शरद ऋतु वाले शिशिरकालीन एक ओलंपिक का आयोजन उससे भी पहले चीन करने जा रहा है। वो अपना एक ऐसा दमकता चमकता चेहरा दुनिया के सामने पेश करना चाहता है जिसमें इस तरह की आशंकाओं की कोई गुंजाइश नहीं है। चीनी नेताओं की समस्या सिर्फ इतनी नहीं है कि कुछ बड़ी चीनी कंपनियां दिवालियेपन की कगार पर हैं या वो अपने ऋण पर सूद चुकाने में असमर्थ हैं। इससे भी बड़ी समस्या एक और है जो ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी हुई है। चीन ने यह घोषणा की है बारंबार
कि वो दुनिया का पहला देश होगा जो कार्बन प्रसरण के बारे में शून्य पदचाप छोड़ने वाला देश होगा। भले ही चीन कभी इस बात को स्वीकार नहीं करता कि वो दूसरों के तय किए कार्यक्रम के अनुसार कुछ करेगा, मगर उसने ये आश्वासन दुनिया को दिया है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, कि वो जो फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं, जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं, पेट्रोल, गैस, कोयला, उन पर अपनी निर्भरता निरंतर कम करेगा, ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों को अपनाएगा और प्रदूषण से न केवल अपने को बल्कि दुनिया को बचाएगा। हमको ये याद रखना चाहिए कि ये चीन के लिए भी जीवन मरण का प्रश्न है, क्योंकि चीन की राजधानी बीजिंग दुनिया के सबसे प्रदूषित नगरों में एक गिनी जाती है और मौसम बदलाव के जो प्रभाव देखने को मिले हैं, वो बाढ़ हो, वो बड़े तूफान हो, इन सब का सामना भी चीन को करना पड़ा है, जिससे पहले वो अपने को निरापद रख सकता था। तो चीन की ऊर्जा सुरक्षा उसकी खाद्य सुरक्षा के साथ भी जुड़ी है, उसके आर्थिक विकास के साथ भी जुड़ी है। शी जिनपिंग ने ये बात को बहुत सख्ती से लागू करने का ऐलान किया है कि वो अपने कार्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। उनके निर्देश के कारण पूरे देश में, खासकर चीन के उत्तरी भाग में, चीन के उत्तर पूर्वी भाग में ऊर्जा संकट अभी पैदा हो गया है। कारखानों और फैक्ट्रियों में काम करने के घंटे कम कर दिए गए हैं, लोग अपने घरों में बत्तियां कम जलाते हैं, हीटर का कम उपयोग करते हैं, मगर दुर्भाग्य से इस क्षेत्र में जो बाहर का तापमान है, घर के भीतर भी पहुंचता असर करता है, वो 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, कभी इसके नीचे भी गिर जाता है। तो इस तरह के समाचार सुनने को मिल रहे हैं कि चीनी टॉर्च की रोशनी में अपना नाश्ता करते हैं, दुकानदार जनरेटर चला रहे हैं, मगर जनरेटर भी किसी न किसी ईंधन से चलता है, लोग मॉल्स में नहीं जाते हैं, अपने घरों में रहते हैं। तो ये संकट आने वाले दिनों में चीन के दूसरे प्रांतों तक फैल सकता है और इससे चीन की जो कोविड के बाद की आर्थिक प्रगति थी, उस पर असर निश्चित रूप से इसका पड़ेगा। जो एक और चीज़ हमको ध्यान में रखने की है वो ये है कि चीन के आर्थिक संकट से भारत को या किसी और देश को बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चीन में यदि आर्थिक संकट होता है तो उसके प्रभाव से हम भी अछूते नहीं रहेंगे। कोविड ने इस बात का खुलासा किया था कि भारत की निर्भरता चीनी उत्पाद पे कितनी है। चीन हमारा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जगत में साझीदार है और हांगकांग और चीन को एक करने तो वो अमेरिका को आसानी से पछाड़ के आगे निकल जाता है। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं वो प्राण रक्षक वैक्सीन के लिए जिनका ज़रूरी समझी जाती हैं, जिन्हें एडवांस फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएरीज कहते हैं, या जो प्लास्टिक का सामान है या जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, उससे भारत ऐसा नहीं कि दावा कर सकता इसके अभाव में हमारी आर्थिक प्रगति दर भी बहुत तेज़ रहेगी। इसके साथ जुड़ा जो दूसरा सामरिक संकट है वो ये है कि यदि चीन में वास्तव में आर्थिक उथल पुथल होती है, राजनीतिक जीवन में कुछ अस्थिरता आती है, तो उसकी विदेश नीति में तेवर ज़्यादा मुठभोड़ वाले हो सकते हैं। वो फिर वहाँ भी एक तरह से अंध देशभक्ति का भाव पैदा करने के लिए, भड़काऊ उफान करने के लिए वो भारत या अन्यत्र आक्रामक रुख या तेवर अपना सकता है। यह बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। हमारी चेष्टा ये होनी चाहिए कि हमारा आर्थिक विकास जहाँ तक हो वो समावेशी हो, वो समता पोषक हो और वो कमोबेश आत्मनिर्भर हो। हम अपने अन्य विकल्पों को खुला रखें, चीनी आपूर्ति श्रृंखला पर हमारी निर्भरता न बढ़े, इसी में हमारा कल्याण है। मगर हम इस मरीचिका में भी अपना जीवन नहीं बिता सकते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, हम आत्मनिर्भर हैं। हम एकला चलोरे का अनुसरण करते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपनी हस्ती बनाए रख सकते हैं। ये बात हमको भूलनी नहीं चाहिए। चीन की तरह की समस्या अचानक प्रकट हुई है ब्रिटेन में, यूनाइटेड किंगडम में, और वहाँ ये समस्या फिर एक बार ईंधन के साथ जुड़ी हुई है। एकाएक ब्रिटेन वासियों को ये पता चला कि उनके पेट्रोल पंप सूख रहे हैं, पेट्रोल की तंगी हो रही है, लोगों में एक दहशत फैली। उन्होंने तड़क भड़क के साथ तत्काल पेट्रोल खरीदना शुरू किया, जिससे पेट्रोल और जल्दी ख़त्म हुआ। ब्रिटेन की सरकार बार बार उन्हें भरोसा दिलाती रही कि चिंता की कोई बात नहीं, हमारी कंपनियों ने हमें आश्वासन दिलाया है, हमारे पास यथेष्ट मात्रा में तेल है, मगर इसका कोई फ़र्क पड़ा नहीं। जैसा पिछली बार कोविड की चपेट में भी जब संकट सामने आया था तो टॉयलेट रोल्स खरीदने के लिए, खाद्य सामग्री खरीदने के लिए एक तरह की अंधाधुंध धक्का मुक्की होने लगी थी डिपार्टमेंटल स्टोर्स में, वैसा ही कुछ माहौल देखने को आया।
जो डॉक्टर और चिकित्सा उद्योग के साथ जुड़े अन्य कर्मचारी थे, उनको ये मांग करनी पड़ी कि उनके कामकाज को देखते हुए उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भरवाने के लिए, एम्बुलेंस चलाने के लिए। संकट इतना गंभीर हो गया था कि भले ही सेना तैनात नहीं कराई गई, मगर ब्रिटिश सरकार को ये घोषणा करनी पड़ी थी कि सेना तैयार खड़ी है, यदि ज़रूरत पड़ी तो सेना के ट्रक ड्राइवर इस पेट्रोल के ट्रकों को चलाएंगे और ट्रक ड्राइवरों की कमी को दूर करेंगे। अब जो असली सवाल है कि ट्रक ड्राइवरों की इतनी ज़्यादा कमी अचानक कैसे प्रकट हो गई। विशेषज्ञ अनुमान लगाते हैं कि ब्रिटेन को एक रोज़ कम से कम 3 लाख ट्रक ड्राइवरों की ज़रूरत पड़ती है, जो खाद्य सामग्री को, दवाइयों को और पेट्रोल को देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाते हैं। ये जो आपूर्ति की श्रृंखला है, ये ट्रक ड्राइवरों पर ही जुड़ी हुई है। आज 1 लाख ट्रक ड्राइवर नहीं है। वो क्यों नहीं है? उसका एक कारण तो ये है कि ब्रिटेन की सरकार ने कभी भी इस बात पर विचार नहीं किया था कि ब्रेक्सिट के बाद इन ट्रकों को चलाने वाले जो यूरोप से आते थे उनका क्या होगा। हजारों, लगभग लाख से ऊपर ट्रक ड्राइवर यूरोप से ब्रिटेन में आते थे, उन्होंने आना बंद कर दिया है क्योंकि वो बेहद परेशान थे उस सीमा पर जहाँ उनके कागजात चेक होते थे, घंटों लगे रहते थे, उनके आराम या खाने पीने की कोई सुविधा नहीं थी, बार बार निगरानी होती थी, इंस्पेक्शन होता था उस सामान का जो ख़राब हो जाता था, जिसमें मांस था, खाद्य सामग्री थी, जमे हुए पदार्थ थे, ताज़े फल थे, दवाइयाँ थीं, और उसके बाद उनको इस बात का कोई भरोसा नहीं था कि जब वो आगे बढ़ेंगे तो उन्हें उस मार्ग पर कहाँ तक ट्रैफिक जैम्स का मुकाबला करना पड़ेगा, उनको कितना आबाद चलने की क्षमता होगी। तो उन्होंने इससे भला ये सोचा कि कोई भी सुनिश्चित व्यवस्था नहीं थी आयरिश बैकस्टॉप से लेकर के यूनाइटेड किंगडम के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाने तक इन यूरोपीय ड्राइवरों के लिए, तो इन्होंने आना बंद कर दिया। इनके आने के साथ ही साथ एक समस्या और हुई कि जो ब्रिटेन में काम करने वाले कुछ ऐसे अश्वेत ड्राइवर थे, उनके मन में इस तरह की आशंका पैदा होनी शुरू हो गई थी कि ब्रिटिश सरकार का जो नस्लवादी रवैया है, जिसके अनुसार वो ड्राइवरों को नहीं और कर्मचारियों को भी वापस उनके देश भेज रहे हैं जो कई बरसों से वहाँ रह रहे थे। ब्रिटेन की निर्भरता, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो, चाहे वो चिकित्सा विभाग हो, बड़ी सीमा, और शिक्षा प्रणाली क्यों न हो, वो इन नागरिकों पर निर्भर करती है जो उन उपनिवेशों से आए हैं जहाँ कभी ब्रिटेन का राज था। मगर समस्या की जड़ें इससे भी गहरी दबी हुई हैं। ब्रिटेन में जो ट्रक ड्राइवर होते हैं, ट्रक ड्राइवर को बनने के लिए उन्हें एक बहुत महंगी और कड़ी परीक्षा पास करनी पड़ती है। जीवन पर्यंत उन्हें निरंतर अपनी डॉक्टरी चेकअप कराने पड़ते हैं और ये प्रमाणित करना पड़ता है कि उनका कौशल बरकरार है बड़े ट्रक चलाने के लिए, और ख़ासकर वे ट्रक जिनमें ज्वलनशील पदार्थ, पेट्रोल या गैस होती है। तो आज ब्रिटेन का कोई भी नौजवान इस पेशे में आने को तैयार नहीं है। औसत आय ट्रक ड्राइवरों की 50 के आसपास है, और जो उनका वेतनमान है, ब्रिटेन सरकार का कहना है कि वो 60 से 70 हज़ार पाउंड प्रति वर्ष है, मगर इस बात को साफ साफ नकारते हैं ट्रक ड्राइवर। उनका कहना है न उनकी चिकित्सा का इंतज़ाम है, न उनके बीमे का इंतज़ाम है। वो दिनों तक अपने परिवार वालों से अलग रहते हैं, और दुर्घटना अगर कोई घटती है तो बीमा कंपनियां और पुलिस विभाग उनको बराबर परेशान करता रहता है, उनका लाइसेंस जब्त हो जाता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ब्रिटेन की सरकार ने जब यह हास्यास्पद सुझाव दिया कि निकट भविष्य में इस संकट से राहत पाने के लिए वो विदेशों से 5000 ट्रक ड्राइवरों का आयात करेंगे, उन्हें अंतरिम वीसा 3 से 6 महीने के लिए देंगे, तो लोगों को हंसी आ गई कि ज़रूरत आपको 1 लाख ट्रक ड्राइवरों की है, वीसा आप जारी करने जा रहे हैं 5000 ड्राइवरों के लिए, और वो ड्राइवर भी आप तलाश कर रहे हैं यूरोप में, क्योंकि आपका भरोसा सफ़ेद चमड़ी वाले ईसाइयों पर ही है जिनके साथ आपका तालमेल बैठता है। तो अब किन देशों से आप इनको बुला रहे हैं? पोलैंड से, जिनको खुद 1 लाख ड्राइवरों की ज़रूरत है, जर्मनी से, जिसे खुद 60,000 ड्राइवरों की ज़रूरत है, और कौन अकल का अंधा अपने घर में कम वेतनमान वाली नौकरी छोड़कर, मगर जो सुरक्षित है, उसको छोड़कर 3-6 महीने के लिए ब्रिटेन आएगा, ब्रिटेन को इस संकट से उबारने के लिए। और पहले तो कोई तालमेल 5000 की संख्या और 1 लाख की ज़रूरत पर ही नहीं होता है। ब्रिटेन के मन में यह आशंका है कि जो अश्वेत शरणार्थी वहाँ हैं, जो बरसों से वहाँ रह रहे हैं, यदि उन्हें इस लायक समझा जाए कि वो ट्रक चलाएंगे, तो कोई आतंकवादी उनमें से निकल आ सकता है, कोई नस्लवादी जिहादी निकल आ सकता है। कई इस तरह की दुर्घटनाएं यूरोप में हुई हैं, मगर जब तक इस तरह का नस्लवादी द्वेष
ब्रिटेन की वर्तमान सरकार के मन में है, ऐसा नहीं लगता कि किसी तंगी या संकट से उसकी आसानी से मुक्ति होगी। फ्रांस के जो ट्रक ड्राइवर हैं वो संगठित हैं, वामपंथी हैं, सरदर्द बने हुए हैं राष्ट्रपति मैक्रोन का, और हाल में ऑकस की स्थापना के बाद जो तनाव बढ़ा है एंग्लोस्फीयर अंग्रेजी भाषी इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और फ्रांस के बीच में, उसको देखते ये नहीं लगता कि यूरोप का कोई देश इस संकट निवारण में यूनाइटेड किंगडम की मदद करेगा। ब्रिटेन में ट्रक ड्राइवरों की अचानक प्रकट हुई इस कमी ने और ऊर्जा संकट ने जो इसके कारण पैदा हुआ था, इस बात को उद्घाटित किया कि ब्रिटेन की आर्थिक व्यवस्था किस आपूर्ति की श्रृंखला में कितनी नज़ाकत के साथ टिकी हुई है। कोई छोटी सी घटना उसे अस्त व्यस्त कर सकती है। ब्रिटेन का हट भले ही ये दावा करने का बना रहे कि वो आज भी एक बड़ी शक्ति है, वो एक महाशक्ति के साथ जुड़ी हुई है, वो प्रभावित कर सकती है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को, उसके पास परिष्कृत टेक्नोलॉजी है, उसके पास तेल का अभाव नहीं है, मगर मोटर यातायात उसके लिए इतना महत्वपूर्ण है, इसका अनुमान इस संकट से लगाया जा सकता है। और इसके साथ ही उसकी निर्भरता जो उन शरणार्थियों पे कहिए, उन प्रवासियों पे कहिए जो उसके उपनिवेशों से आकर यहाँ बसे हुए हैं, इस कदर बढ़ी हुई है, वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, यातायात का क्षेत्र हो, कि उनकी अनदेखी कर उसका आर्थिक विकास आगे नहीं बढ़ सकता। यहाँ भारत के लिए सोचने लायक एक बात और है कि भारत को इस तरह की आशा थी, अपेक्षा थी कि जब यूरोपीय समुदाय के साथ संबंधों में खटास आएगी ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन के साथ शायद भारत के जो रिश्ते पारंपरिक हैं वो दोबारा पुनर्जीवित होंगे। जो व्यापार का क्षेत्र है, टेक्नोलॉजिकल सहकार का क्षेत्र है, उसमें शायद भारत के लिए स्थान बढ़ेगा। मगर इस संकट ने हमें सतर्क किया है, सचेत किया है कि हम उस अर्थव्यवस्था के साथ अपने को इतने घनिष्ठ रूप से नहीं जोड़ सकते हैं। अंततः जो ये प्रमाणित करती है कि ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम अपने को ग्रेट ब्रिटेन का एक छोटा द्वीप है जिसकी अर्थव्यवस्था, जिसकी खुशहाली जुड़ी हुई है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के साथ, और वास्तव में उसकी कल्पना एक स्वायत्त महाशक्ति के रूप में करना कठिन है। शायद भारत को अपने विकल्प ब्रिटेन से इतर यूरोप में भी ढूंढने होंगे और अन्यत्र भी। अब एक नज़र पड़ोस पर। पड़ोसी देश श्रीलंका आर्थिक आपातकाल की घोषणा करने को बाध्य हुआ है। उसकी विदेशी मुद्रा का भंडार इतना नीचे पहुंच गया था तले पे कि उसके पास 2 हफ्ते भर का विदेशी मुद्रा का भंडार था, जिससे वो आयात कर सकता था ईंधन का और खाद्य सामग्री का, ज़रूरी चीज़ों का। उन्हें राशनी लगानी पड़ी दूध के पाउडर पर, दूध पर, कुछ खाद्यान्नों पर, औषधियों पर, रासायनिक उर्वरकों पर, और इसका प्रभाव पूरे राष्ट्र पर पड़ना लाजमी था। राशनिंग न केवल लागू की गई, एक राशनिंग मंत्रालय का गठन किया गया और जिसका कार्यभार सौंपा गया एक वरिष्ठ सख्त जनरल को, ताकि ये संकेत जनता तक जाए कि कालाबाजारी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जमाखोरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब सोचने की बात यह है कि श्रीलंका इस परिस्थिति में, इस हालत तक पहुंचा कैसे। इसका कुछ दोष लोग देते हैं आर्थिक कुप्रबंधन को, मगर ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। श्रीलंका के लिए कमाई का विदेशी मुद्रा की कमाई का सबसे बड़ा साधन था पर्यटन उद्योग, और कोविड के कारण पिछले 2-2.5 वर्षों से पूरी दुनिया का पर्यटन उद्योग चौपट है, और ये जो राजस्व का जरिया था श्रीलंका के लिए सुलभ नहीं रहा है। हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा आर्थिक कुप्रबंधन भी शायद इसके लिए जिम्मेदार है। उसके लिए एक मानसिक स्थिति शायद जिम्मेदार है कि राजपक्सा परिवार जो बहुत निकट रहा है चीन के, उनको शायद ये भरोसा रहा है कि कितना भी बड़ा आर्थिक संकट उनके देश पर आए, चीन उनको उससे बचा लेगा। चीन ने अतीत में कई बार अरबों डॉलर का ऋण श्रीलंका को सुलभ कराया है ऐसे संकट से निकलने के लिए। इस बार भी श्रीलंका की सरकार ने कहा था कि यदि विदेशी मुद्रा तलछट पर पहुंच जाएगी तो चीन निश्चित रूप से कुछ अरब डॉलर हमें मुहैया कराएगा। मगर ये ऋण जो चीन श्रीलंका को देता है, ये बिना कठपुतली के को नचाने वाले धागों जैसे नहीं होते हैं। वो उसकी एवज में बिल्कुल कुछ न कुछ वसूली करता है। वो चीन का उद्देश्य यह है कि सामरिक महत्व की श्रीलंका की ज़मीन, बंदरगाह पर उसका कब्जा हो जाए, 99 वर्ष का लीज पट्टा उसके नाम लिख लिया जाए और यहाँ वो लगभग एक संप्रभु देश की तरह आचरण करे। और इस तरह निरंतर श्रीलंका दबता जा रहा है चीनी ऋण में, जिसे कहते हैं कि वो शिकंजा है ऋण का, जिससे फिर कोई छूटता नहीं है। इस बात को चीन की आलोचना न समझा जाए, मगर कहीं न कहीं पर निर्भरता
किसी दूसरे देश मित्र की ही सहायता पर इस हद तक हो जाए कि आदमी खुद लाचार हो जाए, उद्यमी न रहे, ये चिंताजनक विषय है। दुर्भाग्य से भारत बहुत कुछ इस विषय में श्रीलंका के मदद में नहीं कर सकता है। श्रीलंका अभी भी एक विभाजित समाज है। वहाँ तमिल हैं, वहाँ सिंघल हैं, वहाँ बौद्ध हैं, वहाँ ईसाई हैं, वहाँ मुसलमान हैं। आतंकवाद की चपेट से भी साल 1.5 साल पहले उभरा है। गृह युद्ध इससे पहले दशकों चला था और बार बार श्रीलंका को विदेशी पश्चिमी देश कटघरे में खड़ा करते रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए, कुनबा परस्ती के लिए, भ्रष्टाचार के लिए। ये सारे आरोप शायद गलत हैं, शायद सही हैं, अंशतः सही हैं, उसमें उस बहस में पढ़ने की ज़रूरत हमें यहाँ नहीं है। जो गंभीर चिंता का विषय है वो यह है कि श्रीलंका अकेला ऐसा देश पड़ोस में नहीं है जो चीन के आर्थिक संकट से प्रभावित हो सकता है या जिसका अपना आर्थिक संकट शायद चीन को यहाँ पैर पसारने का मौका दे सकता है। इस विषम परिस्थिति में भी आप अगर बांग्लादेश को देखें तो बांग्लादेश में जो कपड़ा सिलने वाली, कपड़ा बुनने वाली उद्योग थे, उनके घनिष्ठ नाते चीन के साथ हैं। अनेक चीनी कंपनियां और अनेक विदेशी कंपनियां अपनी औद्योगिक इकाइयां बांग्लादेश में सस्ते श्रम के कारण, कुछ कमज़ोर कानूनों के कारण जो पर्यावरण से जुड़े हैं, स्थापित कर चुके थे। मगर जो कुछ चीन में घटता है उसका प्रभाव कहीं न कहीं बांग्लादेश में भी पड़ेगा। उसका प्रभाव अंशतः थाईलैंड में पड़ना नज़र आ रहा है, वो प्रभाव म्यांमार में भी पड़ेगा, वो प्रभाव फिलीपींस में पड़ेगा और शायद जो भारत के लिए महत्वपूर्ण है, जो आसियान के 10 देश हैं, उनके रिश्ते चीन के साथ घनिष्ठ हैं, चीन के वे प्रमुख आर्थिक साझेदार हैं, भारत के लिए भी वो महत्वपूर्ण है। मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, सिंगापुर हो, ये सारे देश कहीं न कहीं इस घटनाक्रम से प्रभावित होते हैं। नेपाल में आर्थिक संकट की बात आज कोई नहीं करता है क्योंकि वहाँ का संवैधानिक संकट जो चला आ रहा है, वह जो राजनीतिक सत्ता संघर्ष चला आ रहा है पूर्व प्रधानमंत्री ओली के कार्यकाल से, उसके चलते लोग सामरिक चिंता ही नेपाल के साथ भारत के राष्ट्रीय हितों के टकराव की करते रहे हैं। आर्थिक सहकार या आर्थिक संकट का क्या प्रभाव हम पर पड़ेगा उसके बारे में सोचने की फुर्सत हमें नहीं हुई है। अब चाहे म्यांमार हो, रोहिंग्या हो, चाहे चकमा हो, चाहे आप्रवासी इन देशों से आर्थिक उथल पुथल के कारण भारत में आने वाले हों, उसका एक और विस्फोटक सांप्रदायिक पक्ष भी है जिस पर हम यहाँ इस समय नहीं जाएंगे। मगर अफगानिस्तान फिर बुरी तरह एक मानवीय संकट की कगार पर खड़ा है, आर्थिक दिवालियेपन की कगार पर खड़ा है और ये कल्पना करना कठिन है कि वर्तमान परिस्थिति में कैसे उसका आर्थिक संकट टाला जा सकता है। पाकिस्तान वर्षों से अमेरिकी और चीनी आर्थिक सहायता की बैसाखी पर टिका है, मगर भारत के लिए ये संतोष का नहीं बल्कि चिंता का ही विषय समझा जा सकता है क्योंकि यदि पड़ोस में उथल पुथल होती है, अराजकता बढ़ती है, असंतोष आक्रोश बढ़ता है तो उसका प्रभाव हम पर अनिवार्यतः पड़ेगा। हमारा आग्रह है कि जो बातों का चर्चा हमने आपके साथ किया है उन पर विचार करें और यह न सोचें कि दुनिया के और देश आर्थिक संकट से मुक्त हैं। हमने ब्रिटेन का चर्चा किया, हमने चीन की चर्चा से बातचीत की शुरुआत की, हमने श्रीलंका और भारत के पड़ोस पर नज़र डाली, मगर लगभग ऐसी स्थिति खुद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की भी है। वहाँ रिपब्लिकन पार्टी जो विपक्ष में है उसने ये धमकी दी है कि वो बाइडेन के सारे बजट को, खर्च को अनुमोदन नहीं देंगे और यदि ऐसा हुआ तो जो रकम बाइडेन प्रशासन के हाथ में आने वाली थी वो रुक जाएगी और ऐसा अगर होगा तो जिसे लॉकडाउन कहते हैं, अमेरिकी सरकार एक तरह से ठप हो जाएगी। तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अमेरिकी अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह पटरी पर नहीं आई है। कोविड के साथ लड़ाई जारी है, वहाँ जो नस्लवादी तनाव है वो भी बरकरार है और पूरा देश दो फाड़ है विचारधारा के आधार पर। दक्षिण अमेरिका के देशों में फिर आर्थिक संकट की सुगबुगाहट है, वो अर्जेंटीना हो, चिले हो, ब्राज़ील हो, मैक्सिको हो। हाँ, उत्तरी अमेरिका में कनाडा शायद अब तक निरापद इस सबसे है, भले ही वहाँ भी एक साझा सरकार बनने की सुगबुगाहट हो रही है और आर्थिक नीतियों को लेकर एक बहस निरंतर जारी रहेगी। हमको दुनिया में हर देश पर निगाह रखनी पड़ेगी, अपने विकल्प खुले रखने पड़ेंगे और सबसे पहले अपने बलबूते पर अपने आर्थिक विकास को निरापद रखना होगा। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए विदा दीजिए। नमस्कार।